हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या चैनल पर। तो दोस्तों, कल के सेशन में हमने बात करी थी कवक जनित रोग को लेके। जो फंगस वाली डिसीज़ हैं उन सबको हमने कवर कर लिया था और आज करने वाले हैं हम प्रोटोजोआ जनित रोग। जितनी भी प्रोटोजोआ वाली डिसीज़ होंगी वो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और हम आपको ये सारी वीडियो अपने एक प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लेना। 1 बाय 1 सारी वीडियो सीरीज में एक तरह से आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग वो हम एक ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं। जैसे हमने पढ़ा था कवक जनित रोग, जो हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था, वैसे ही एक बेहतरीन ट्रिक हम करने वाले हैं प्रोटोजोआ जनित रोग को लेके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारी डिसीज़ होगी प्रोटोजोआ जनित। प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग हम देखेंगे आज की डिसीज़ में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। इसमें एक ट्रिक, हम बेहतरीन ट्रिक देखेंगे। वह ट्रिक क्या है, चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिक होती है हमारी अम्मी की इस सोने की माला काले जार में पाई। अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई। दोस्तों, ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई। ये हमारी ट्रिक है। इनको हम देख लेते हैं डिटेली कि क्या क्या हम डिटेल इसमें देखने वाले हैं, कौन कौन सी ट्रिक है। दोस्तों, इनमें आप एक सबसे पहली बात तो यही, आप इनके रोग के नाम याद कर लो, वो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। ठीक है, तो यानी इसमें हम कौन कौन सी डिसीज़ हैं वो देखते हैं। तो अम्मी, आज से हम देखेंगे एमीबियासिस। अम्मी से एमीबियासिस। अम्मी से हो जाएगा एमीबियासिस। और क्या कहते हैं इसको? अतिसार कहते हैं। अतिसार, इसको अतिसार भी कहते हैं। अतिसार, इसको पेचिस भी कहते हैं। पेचिस, जो दस्त लग जाते हैं ना दोस्तों, पेचिस हो जाती है। तो अम्मी यानी एमीबियासिस ये डिसीज़ हो जाएगी। अतिसार भी कहते हैं इसको, पेचिस भी कहते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी पहली डिसीज़। और अगर इसका हम रोगजनक देखेंगे, एंट अमीबा हिस्टोलाइजा, जो प्रोटोजोआ हो जाएगा, किस प्रोटोजोआ के कारण हो जाएगा? तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये क्या हो जाएगा? इस प्रोटोजोआ के कारण कौन सी डिसीज़ हो जाती है? अतिसार, पेचिस या एमीबियासिस। ठीक है, इसमें क्या होता है? छोटी आंत में जो क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे, इस डिसीज़ में ये होता है। कौन सी में? ये एमीबियासिस, अतिसार में जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें छोटे छोटे से छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, लिख लेना दोस्तों। इस डिसीज़ में क्या होता है? छोटी आंत में क्या हो जाते हैं? जो छोटे छोटे हो जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। इस छोटी आंत में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। किस डिसीज़ में? एमीबियासिस, अतिसार में, पेचिस में। ठीक है, अगली डिसीज़ देखते हैं हम। अगली डिसीज़ देखेंगे दोस्तों, सोने से आते ही सोने की बीमारी। बहुत सोते होगे ना दोस्तों, तो ये जो ज़्यादा सोएगा उसको क्या हो जाएगी? सोने की बीमारी। सोने की बीमारी हो जाएगी। निद्रालु व्याधि कहते हैं इसको, निद्रालु व्याधि।
निद्रालु व्याधि हो जाएगी उसको। यानी सोने से देखेंगे हम, सोने की बीमारी, निद्रालु व्याधि, अगर इसका हम रोगजनक देखेंगे तो ट्रेपोनोमा, ट्रेपोनोसोमा, इसका जो रोगजनक हो जाएगा, जो प्रोटोजा हो जाएगा, ट्रेपेनोसोमा, ट्रेपेनोसोमा। ठीक है, यानी जो सोने की बीमारी होगी, निद्रालु व्याधि होगी, वो किस प्रोटोजुआ के कारण होगा, तो वो होगा ट्रेपेनोसोमा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें सोने की आदत हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोग सोने लग जाते हैं, निद्रालु व्याधि कहते हैं इसमें। ठीक है, वाहक होगा, एक सीसी मक्खी होती है जो इसका वाहक माना जाता है, होता है सीसी मक्खी। लिख लेना, वाहक जो इसका वाहक होता है, वाहक हो जाएगा सी, जो सीसी मक्खी होती है, सीसी मक्खी इसका वाहक होती है। ठीक है, अगली डिसीज देखेंगे तो माँ से मलेरिया, माँ से मलेरिया, मलेरिया, इसको कोल्ड फीवर भी कहते हैं, कोल्ड फीवर, कोल्ड फीवर भी कहते हैं, शीत ज्वर। ठीक है, शीत ज्वर, जिसको मलेरिया हो जाएगा दोस्तों, उसको देखा होगा क्या ठंड लगती है, 2-4 रजाई उड़ा देते हैं, फिर भी उसको क्या लगती है, ठंड लगती है, कांपते रहता है ऐसे करके। तो यानी क्या हो जाएगा, उसको मलेरिया हो जाता है, कोल्ड फीवर कहते हैं उसको, शीत ज्वर कहते हैं। इसको हम अलग से थोड़ा सा डिटेल में और जान लेंगे, यहाँ समझाऊंगा तो दोस्तों बोर्ड वैसी जगह नहीं है तो पूरा भर जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा स्पेशल मलेरिया को लेके इसमें IMP कर लेना, इसको लेके थोड़ा सा मैं डिटेल जाने वाला हूँ। तो पहले इतना देख लो, हमने क्या देखा, अम्मी यानी एमीबियासिस, सोने की बीमारी, माला देखेंगे तो मलेरिया, आगे देखेंगे काले, काले से क्या हो जाएगा, काला अजार रोग, काले से हो जाएगा काला अजार रोग, काला आजार, काला आजार रोग, इसको दमदम रोग भी कहते हैं, दमदम रोग, दम होता है ना, दम रोग भी कहते हैं, दम मस्त है, वो मस्त वाला नहीं दोस्तों, ये दम रोग हो जाएगा, ये हो गया तो दम मस्त नहीं, दम ऐसी की तैसी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो हमने काले से पढ़ा, काला आजार रोग, दम रोग भी कहते हैं, इसका प्रोटोजा देख लेंगे, रोगजनक, तो रोगजनक हो जाएगा लीशमानिया, रोगजनक हो जाएगा इसका लीशमानिया, जो इसका रोगजनक हो जाएगा लीशमानिया, लीशमानिया, इसका रोगजनक लीशमानिया हो जाएगा। वाहक की बात कर देंगे कि वेक्टर कौन है, वाहक कौन है, तो वाहक हो जाएगा जो एक रेत मक्खी होती है, बालू मक्खी, जैसे हमने सीसी देखा, यहाँ पर क्या होगी, रेत मक्खी, रेत मक्खी, इसको ये भी कहते हैं बालू मक्खी, बालू में रहती है, रेत में रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेत या बालू मक्खी भी इसको कहते हैं। तो हमने देखा जो काला आजार रोग है, काले से आ जाएगा काला आजार रोग, इसको दम रोग भी कहते हैं, लीशमानिया इसका रोगजनक हो जाएगा। वेक्टर की बात करेंगे तो रेत मक्खी या बालू मक्खी हो जाएगा। क्लियर, आगे देखेंगे हम, पाई से देखेंगे, पाई से हो जाएगा पायरिया, 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 ये मुंह से संबंधित है दोस्तों, मुंह जो मसूड़े होते हैं उसमें क्या मवाद हो जाता है, मवाद आ जाता है मसूड़ों में, तो इसमें क्या होता है, पायरिया रोग में जो मसूड़ों में क्या हो जाता है, मवाद, मसूड़ों में क्या हो जाता है, मवाद इकट्ठा हो जाता है, मवाद होने लग जाता है। जाएगा रोगजनक एंट अमीबा, एंट अमीबा जिंजीबेलम, एंट अमीबा जिंजीवेलम, ये इसका क्या हो जाएगा, रोगजनक हो जाएगा। एंट अमीबा जिंजीवेलम पायरिया का, इसमें क्या होता है, मसूड़ में मवाद इकट्ठा हो जाता है, रोगजनक देखेंगे तो एंट अमीबा जिंजीवेलम। ठीक है, तो हमने देखा प्रोटोजुआ जनित रोग हो जाएंगे, उसमें कौन कौन से, एक ट्रिक देखी, अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई, और हमने देखा जो अम्मी यानी आ से देखा हमने क्या, एमीबियासिस, अतिसार भी कहते हैं इसको, पेचिस भी कहते हैं, और हमने बात किया इसका रोगजनक क्या हो जाएगा, जो प्रोटोजुआ होगा उसका होगा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। इसमें क्या होता है, छोटी आंत में छोटे छोटे से छिद्र हो जाते हैं,
आगे देखा हमने सोने से क्या आया, सोने की बीमारी, इसे निद्रालु व्याधि भी कहते हैं। और रोगजनक होगा ट्रेपेनोसोमा। वहीं बात करेंगे इसका वाहक क्या हो जाएगा, तो सीसी मक्खी हो जाएगा। आगे हमने देखा जो मलेरिया होगा इसको कोल्ड फीवर भी कहते हैं, शीत ज्वर। इसमें ठंड बहुत अधिक लगती है, अगर बुखार आता है, बुखार तो आता है लेकिन इसमें क्या ठंड लगती है। आगे हमने बात किया जो काला हो जाएगा, काले जार में पाई, यानी काला से काला अजार, काले जार बोले तो काला अजार रोग, ठीक है। दम रोग भी इसको कहते हैं। और जो रोग हो जाएगा लीशमानिया, वहीं पर वेक्टर की बात करते हैं वाहक तो रेत मक्खी या बालू मक्खी। आगे देखें तो जो पाई से आ जाएगा पायरिया, इसमें मसूड़ों में क्या मवाद इकट्ठा हो जाता है। रोगजनक देखा तो एंट अमीबा जिंजीवेलम, ठीक है। ये हमारे प्रोटोजोआ जनित रोग थे। इसमें भी हम अभी मलेरिया को डिफाइन करने वाले हैं क्योंकि मलेरिया थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो अगली हेडिंग हमारी मलेरिया होगी। इसको ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग हमारी प्रोटोजोआ जनित रोग में क्या होगी, मलेरिया, ठीक है। तो अगली डिसीज़ को हम जो इसमें से मलेरिया डिसीज़ है उसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। तो हेडिंग लिखना मलेरिया, ठीक है। मलेरिया मलेरिया को क्या कहते हैं दोस्तों, शीत ज्वर, शीत ज्वर। मलेरिया को क्या कहते हैं, शीत ज्वर कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर इसका रोगजनक देते हैं, रोगजनक देख लो किसके कारण होता है, किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इसका रोगजनक देख लेते हैं। सबसे सर्वप्रथम प्लाज्मोडियम, ये इसका पैथोजन हो जाएगा, रोगजनक। ये प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, मलेरिया हो जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस किसको लेके, प्लाज्मोडियम। तो आपने देखा होगा किसके काटने से होता है, मादा एनाफिलीज, ठीक है। मादा एनाफिलीज जो मच्छर होती है मादा, यानी इसमें क्या होता है, अब दोस्तों आप कहोगे मच्छर के काटने से होता है, उसमें भी कौन, मादा एनाफिलीज। तो यानी अगर हम बात करते हैं स्पेशल मादा क्यों काटती है, नर काटने से, नर क्यों नहीं काटता है। तो दोस्तों देखो जो मच्छर होते हैं वे फालतू तो काटते नहीं, इनका भी तो कुछ ना कुछ इसमें स्वार्थ होगा, बिना मतलब का तो आपको कोई डंक नहीं करेगा। तो यानी इनमें क्या होता है, देखो जो नर का काम नहीं होगा। आपने देखा मादा एनाफिलीज मच्छर ही क्यों, क्योंकि जो नर होता है, मान ले जाए नर ने भैया मादा को क्या हुआ, फिजिकली कांटेक्ट में आए, अब मादा क्या प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। अब उसके जो बच्चे उसके पेट में पल रहे होंगे, उसके लिए यानी उन बच्चों के लिए क्या आवश्यक है, उन बच्चों के लिए ब्लड आवश्यकता है, रक्त। अब रक्त कहाँ से लाएगी, तो रक्त हम लोगों से लाएगी ना, जीव जंतु गाय भैंस जो भी होगा, हम इंसान, हमसे ये रक्त चूसेगी। यानी नर का कोई काम नहीं है, नर का तो यही काम है एक बार उसको प्रेग्नेंट कर दिया और अपने चलते बने, नर का कोई नहीं है। यानी दुनिया में जितने भी देखा होगा जंतु हो, चाहे इंसान हो या जानवर या इंसान हो, उसमें नर का कोई काम नहीं है। अपना क्या प्रेग्नेंट कर दिए और निकल पड़े बेचारी। अब माँ तो माँ होती है, अब माँ भैया अपने बच्चों को कैसे लालन पालन कर रही हो, तो उसकी हेडेक हो जाती है ना, उसको कोई मतलब नहीं। जो मादा तो होती, जो नर मच्छर होता है उसे कोई मतलब नहीं, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है कुछ है दोस्तों, कोई मतलब नहीं, उस मादा को मेन देखना पड़ता है। तो मादा के पेट में जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या चाहिए होता है, ब्लड चाहिए होता है। तो वो ब्लड की तलाश में निकलते हैं, क्योंकि अगर देखो क्या होगा, अगर मान लो जाए जो मादा मच्छर है यानी जो मच्छरनी है, अगर वो कुंवारी है तो क्या आपको काटेगी, नहीं वो नहीं काटेगी, वो तो कहीं ना कहीं पेड़ का रस चूस के काम चला लेती हैं। लेकिन जो मादा एडी यानी जो मादा कौन सी एनाफिलीज मच्छर, जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, स्पेशली मादा मच्छरनी, तो वो काटती है अपने बच्चों को पोषण के लिए। तो वो और एक तरह से हम बात करें तो मच्छरों के ऊपर एक जो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है ये उपस्थित होता है। देखा होगा मच्छर उड़ते हैं, जो जैसे मच्छरनी उड़ेगी काटेगी तो उसको भगा दोगे, थोड़ी देर में फिर वो उड़ के आएगी, उसे पता है मेरी जान को खतरा है, लेकिन वो फिर भी आती है। क्यों, उसके लिए भैया उसके बच्चों के लिए आती है, वो अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए आती है। काटेगी तुम्हें और तुम उसे पटका देते हो, यानी क्या उसका फोटो स्टेट कर देते हो अपने हाथों पे। तो जो फोटो स्टेट यानी तुम्हारी स्किन पे हो जाता है वो क्या है, प्लाज्मोडियम।
यानी मच्छरों के ऊपर छोटे छोटे से प्रोटोजोआ ये प्लाज्मोडियम उपस्थित रहता है। ये नर में भी रहता है, जरूरी नहीं कि मादा में ही हो, नर मच्छर में भी होता है, मादा मच्छर में भी होता है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर क्या होती है, जैसे मान लीजिए इसकी स्किन पे पूरा प्लाज्मोडियम उपस्थित है। अब उसके बाद मच्छरनी तुम्हारे ऊपर अटैक करती है, तुम्हें काटेगी। तो जब काटेगी तो छोटा सा छिद्र करेगी ना, शक करने के लिए छोटा सा छिद्र करेगी, तो उस छिद्र के माध्यम से प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में इंटर हो जाते हैं। ठीक है, अब इंटर हो गए प्लाज्मोडियम, तो ये क्या होगा, ये हमारे ब्लड में शामिल हो जाएंगे। जो प्लाज्मोडियम है ये हमारे रक्त में शामिल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, रक्त के साथ साथ धीरे धीरे अपने लीवर को भी इफेक्ट करेगा, अपने लीवर को इफेक्ट करेगा, धीरे धीरे अंत में कहाँ पहुँच जाएगा, प्लीहा पे पहुँच जाएगा। प्लीहा पे, जैसे क्या कहते हैं, तिल्ली भी कहते हैं। अब क्या होगा, देखो जो प्लीहा का काम क्या होता है, प्लीहा का काम होता है जो ब्लड होता है, आरबीसी होती हैं, उसका जो डस्ट पार्टिकल होता है, यानी जो खराब ब्लड होता है, जो ब्लड में जितनी अशुद्धि होती है वो सब प्लीहा नष्ट कर देता है, उसको मतलब अशुद्ध रक्तों को खाते रहता है। अब क्या करेगा, जो प्लाज्मोडियम वो तो प्लीहा पे बैठ चुका है, राज कर रहा है। अब वो पुराना ब्लड यानी खराब ब्लड नष्ट नहीं हो रहा है, अब पूरे ब्लड में क्या अशुद्धि मिलती जा रही है धीरे धीरे। अब समझते हैं ना दोस्तों, पूरे ब्लड में अशुद्धि मिल रही है। अब क्या होगा, अब पूरा हमारा ब्लड खराब हो गया, अब क्या होगा, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो यही होता है दोस्तों मलेरिया। अचानक से देखना कई यानी पूरे दुनिया में 70,000 ऐसे लोग हैं जो डेली मलेरिया के कारण, यानी डेली नहीं, एक साल में प्रति वर्ष 70,000 लोग मलेरिया के कारण मरते हैं। दोस्तों ये बीमारी नहीं दिखती है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो अचानक से आपको कब डैमेज कर दे कुछ पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे हो। तो यानी अगर हम बात करेंगे कि कौन सी मच्छर काटता है या मच्छरनी, तो आप कहोगे मच्छरनी काटती है, मच्छरनी। मादा एनाफिलीज मच्छरनी काटती है, नर नहीं काटेगा, नर का कोई काम नहीं, नर का तो बस यही काम है, उसको प्रेग्नेंट कर दिया और बस घूमते रह गया अपने इस पेड़ में उस पेड़ में शक करके भैया रस चूस ले रहा है। लेकिन ये क्या करे, अब ये मादा एनाफिलीज तो क्या करेगी, मादा एनाफिलीज अपना पेट के लिए तो कर लेगी, लेकिन अपने बच्चों के लिए क्या करेगी, तो बच्चों के पोषण के लिए रक्त चाहिए होता है, तो रक्त करती है, हमसे शक करती है और भैया अपने बच्चों का पोषण करती है। ठीक है, तो इसका हम वो देख लेते हैं कि कौन सा मच्छर करती है। तो जो वाहक होता है, वाहक वेक्टर हो जाएगा मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। दोस्तों ये काटती है हमें, मादा काटती है, मच्छर नहीं काटती है हमें, ना कि नर काटता है। कौन काटती है, मादा काटती है। तो मैंने बताया जब प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में इंटर होता है तो सबसे पहले रक्त में जाता है, आरबीसी में। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएगा, लीवर पे इफेक्ट करेगा और अंत में कहाँ जाएगा, प्लीहा को अटैक करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये प्लाज्मोडियम के, पहले सबसे पहले बात करो इसके होस्ट कितने होते हैं। तो प्लाज्मोडियम के होस्ट लिख लो, प्लाज्मोडियम के होस्ट, प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट होते हैं, होस्ट 2 होते हैं। होस्ट तो समझो दोस्तों, पहला क्या होगा, पहला प्लाज्मोडियम कहाँ पर बैठेगा, तो तुम्हें पता है पहला प्लाज्मोडियम कहाँ, मच्छर में ही होगा ना। पहला तो मच्छर को अटैक करेगा, यानी मच्छर की स्किन पे बैठेगा, उसके बाद हम पे आएगा ना, डायरेक्ट थोड़ी हम पे आ जाएगा उड़ के। तो यानी सबसे पहला होस्ट कौन सा होता है, पहला होस्ट ये हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर पहला होस्ट हो जाता है, मादा एनाफिलीज मच्छर। और दूसरा होस्ट हो जाएगा मानव, यानी हम, या जानवर भी हो सकता है दोस्तों। अब मानव में भी सबसे पहले ये कहाँ इफेक्ट करेगा, तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, सबसे पहले कहाँ, आरबीसी को, सबसे पहले आरबीसी को इफेक्ट करता है, उसके बाद ये करता है लीवर को, और अंत में जाके, अंत में मैंने बताया कहाँ, प्लीहा को तिल्ली भी कहते हैं। अंत में भैया प्लीहा पे अटैक करता है और वहाँ राज करके बैठ जाता है, बस आओ और पूरा रक्त को
अशुद्ध करो। ये होता है किसका, प्लाज्मोडियम का काम, और इससे मृत्यु हो जाती है लोगों की। तो यानी अंत में कहाँ अटैक करता है, प्लाज्मोडियम में, पहला आरबीसी को, दूसरा लीवर, और लास्ट में अंत में कहाँ पर, प्लीहा को अटैक करता है, तिल्ली भी कहते हैं इसको। तो ये दो होस्ट हो जाएंगे किसके, प्लाज्मोडियम के दो होस्ट हो जाएंगे। ठीक है, पहला मादा एनाफ्लीज मच्छर, उसके बाद मानव, मानव में भी आरबीसी, लीवर, फिर अंत में प्लीहा। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों, इसमें हम देखते हैं जो मलेरिया की जांच होती है, मलेरिया की जांच, मलेरिया की जो जांच की जाती है, जो टेस्ट होता है वो होता है रैपिड टेस्ट, रैपिड टेस्ट होता है, रैपिड टेस्ट। ठीक है, रैपिड टेस्ट से मलेरिया की जांच की जाती है। मैंने बताया जो ये होता है ना प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम होता है ये होता है, यानी प्लाज्मोडियम जरूरी नहीं किसी मच्छर ने काटा मलेरिया हो गया, कोई भी मच्छर आके मान ले प्लाज्मोडियम उसमें उपस्थित है लेकिन वो मच्छर हमें काटता है, ज़रूरी नहीं है हर बार मच्छर के काटने से हमें मलेरिया हो जाए। ठीक है, एक इसकी अवस्था होती है, उसे कहते हैं स्पोरोजोइड। यानी देखो, यानी उसकी भी, जैसे हम बच्चे हैं, तुरंत काम तो नहीं कर सकता है बच्चा बाल अवस्था में, थोड़ा सा वो यंग होगा, वयस्क होगा, तभी तो वो काम कर सकता है, नौकरी कर सकता है, लेबरी कर सकता है। वैसे ही जो प्लाज्मोडियम होता है उसकी एक अवस्था होती है, यानी वो थोड़ा सा वयस्क हो जाता है तब जाके वो मलेरिया हमें कर पाता है। तो उसकी वह अवस्था कौन सी होती है, वो होती है स्पोरोजोइट। लिख लेना दोस्तों, यहीं लिखा देता हूँ, ऐसे लिख लेना कि जो प्लाज्मोडियम की अवस्था, प्लाज्मोडियम की जो मनुष्य में, प्लाज्मोडियम की जो मनुष्य में संक्रामक अवस्था होती है, संक्रामक अवस्था, उसको कहते हैं स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट। ये संक्रामक अवस्था होती है जो भैया मनुष्य में क्या, मलेरिया करती है। स्पोरोजोइट संक्रामक अवस्था होती है, जिसे कहते हैं बीजाणुज, बीजाणुज कहते हैं, बीजाणुज, ये वाली अवस्था होती है। ठीक है, अब ये नहीं कि तुरंत से प्रोटोजुआ पनपा और तुरंत मच्छर में बैठा और हमें काटा और हमें मलेरिया हो जाए, नहीं, वो जब तक स्पोरोजोइट अवस्था नहीं होगी हमें मलेरिया नहीं हो सकता। क्लियर, यानी जब स्पोरोजोइट अवस्था में आ जाएगा ये प्लाज्मोडियम, उसके बाद हमें मलेरिया होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, पूरे चांस। ठीक है, तो हमने इतना कुछ देखा, आगे देखेंगे, ये देख लेंगे इसकी कुछ अवस्था होती हैं। ये दोस्तों स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम काफ़ी डिटेल जा रहे हैं, तो दोस्तों इस चीज़ को ज़रा गौर करना, याद करने की कोशिश करना, क्योंकि ये एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है। तो दोस्तों कृपया कोऑपरेट करो, इन चीज़ों को मानते हैं टफ़, थोड़ा सा टफ़ है लेकिन फिर भी हमें करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं जो प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम के प्रकार कितने होते हैं, प्लाज्मोडियम के प्रकार देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम के प्रकार, तो ये प्रकार होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम होते हैं वो 4 प्रकार का होता है। प्लाज्मोडियम 4 प्रकार का होता है, वो देख लेते हैं प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जो पहला होता है, पी से लिखते हैं प्लाज्मोडियम, ऐसे पी सिंबल कर देता हूँ दोस्तों, पी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, दूसरा हो जाएगा पहला प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम मलेरी, तीसरा हो जाएगा प्लाज्मोडियम आवेल, तीसरा प्लाज्मोडियम आवेल, पहला प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम मलेरी, चौथा हो जाएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, चौथा हो जाएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, चौथा हो जाएगा प्लाज्मोडियम
फैल्सीपेरम। ठीक है, यानी हमने 4 टाइप पढ़े। पहला प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम मलेरी, तीसरा प्लाज्मोडियम आवेल और चौथा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अगर हम प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की बात करें, सबसे पहले खतरनाक देखो, जो सबसे खतरनाक होता है ना, जानलेवा, यानी इनमें से जो ये प्लाज्मोडियम सबसे जानलेवा कौन सा होता है, तो ये होता है सबसे खतरनाक, ये सबसे खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, ये जानलेवा होता है, जानलेवा, ये सबसे घातक होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जानलेवा होता है और इसे कहते हैं दुर्दम मलेरिया, भी इसी को कहते हैं, फैल्सीपेरम को दुर्दम मलेरिया भी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को कहते हैं। सबसे सरल हो जाता है, तो सबसे सिंपलेस्ट ये वाला हो जाता है, सबसे सरल प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। और कहेगा अधिकतर कौन सा होता है, तो अधिकतर ये वाला होता है, अधिकांश मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी होती है, ये अधिकांश होता है। लेकिन अगर फैल्सीपेरम हो गया तो ये जानलेवा होगा, तुरंत ऑन द स्पॉट मृत्यु भी हो सकती है कुछ ही घंटों में। जैसे ही मलेरिया होगा तुरंत क्विक रिएक्शन करता है ये, और या तो 1 दिन 2 दिन, जब भी जैसे भी, यानी कम से कम समय में ये मृत्यु के घाट उतार देता है। लेकिन जो ज़्यादा वायरल होता है वो कौन सा होता है, अधिकांश ये वाला प्लाज्मोडियम मलेरी वाला ज़्यादा यूजेस होता है, लेकिन सबसे सरल होता है, सिंपलेस्ट, जिससे मृत्यु नहीं होगी, बस मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो हमने मलेरिया के बारे में इतना कुछ पढ़ा। अगर कह देगा इसका जो इलाज होता है, टेस्ट तो हमने देखिए रैपिड टेस्ट, लेकिन जो क्या होता है मलेरिया के इलाज में, मलेरिया के इलाज के लिए क्या उपयोग होता है, आपने बहुत सुना होगा, क्या होता है, सिनकोना की छाल, सिनकोना की छाल। इसके छाल से क्या निकाला जाता है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे क्या निकाला था, कुनैन किसकी छाल से प्राप्त होता है, सिनकोना की छाल से क्या प्राप्त होता है, कुनैन प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, और अगर इसमें भी बात करें तो क्या होता है, देखो दोस्तों, आजकल कुनैन तो उतना कामयाब नहीं रहा, इसी को मेडिसिन के रूप में दे दिया, क्लोरोक्विन कर दिया, क्लोरोक्विन, क्योंकि आजकल मच्छर भी लेटेस्ट हो चुके हैं। मच्छरों का भी जितना तुम क्या होता है, जितना भी धुआं जला लो, मोर्टीन यूज़ कर लो, आजकल उतना भी नहीं, मच्छर भी बहुत तेज़ हो चुके हैं। पता है इनसे हमें खतरा है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे काट देते हैं। तो यानी तो इसलिए अब टैबलेट देने लग गए इसकी, क्लोरोक्विन, इसी से प्राप्ति करी गई है, कुनैन से। तो क्लोरोक्विन ये यूजेस किया जाता है मलेरिया के उपचार के लिए, इलाज के लिए। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है, सिनकोना की छाल से, सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है कुनैन, इसी से बनाया है क्लोरोक्विन। ठीक है, तो इतना हमने जाना प्रोटोजोआ के बारे में, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मलेरिया हुआ कंप्लीट। आगे हम देखेंगे कृमि जनित रोग। ठीक है, लास्ट और देख लो कृमि जनित रोग। उसके बाद फिर हम कल की क्लास में देखेंगे आनुवांशिक रोग, जैसे हीमोफीलिया हो गया, और जितने भी वो होंगे आनुवांशिक रोग, वो हम कवर करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट डिसीज देख के चलते हैं, कृमि जनित, प्रोटोजोआ जनित हमने कंप्लीट कर ली। आगे देखते हैं नेक्स्ट डिसीज देखेंगे, कृमि जनित रोग, कृमियों के कारण जो होती है, कृमि जनित रोग, कृमि जनित रोग को देख लेते हैं। तो कृमि जनित रोग में भी एक छोटी सी शानदार सी ट्रिक ले लेते हैं, जिससे हमारा क्लियर हो जाएगा। तो हम वो देखते हैं, इसमें जो देखते हैं ट्रिक, इसमें लिखना से टीना की फाइल क्या हो जाएगा, एंटी एक्सीलेंट, टीना की फाइल एंटी एक्सीलेंट। टीना की फाइल एंटी एक्सीलेंट, इसे देखेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले टीना से देखते हैं, टीना, टीनियसिस। टीना को देखो तो रोग हो जाएगा टीनियसिस, टीनियसिस। टीना से हो जाएगा टीनियसिस। अब इसका क्या होगा, ये पाया जाता आंत में, आंत की डिसीज है दोस्तों ये, आंत में ये पाया जाता है आंत में। इसका रोगजनक देख लेते हैं तो टीनिया सोलियम कृमि की वजह से, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम जो कृमि होती है, इस कृमि के कारण ये होता है टीनियसिस, आंत में होता है ये दोस्तों, ठीक है। इतने इसका नाम ही याद रख लो, ये बहुत बेहतरीन है दोस्तों, इसमें इतना डिटेल मत जाना। जो कृमि वाले हैं इनमें इनका नाम याद कर लो और इनका कृमि देख लो कि कौन सी कृमि के कारण ये होता है। अगला देखेंगे हम फाइल, फाइल से हो जाएगा ना से, एक बार ना से और देखो, नारू रोग, जो टी से टीनियसिस, ना से नारू रोग, नारू रोग। नारू रोग क्या होता है, जो नारू रोग होता है बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में, ठीक है, ये अधिकतर बच्चों में होता है। क्या होता है इसमें, किस कृमि के कारण, तो ट्रेकनकुलम जो कृमि होती है, ट्रेकनकुलम के कारण, ठीक है, जो ये कृमि होती है ट्रेकनकुलम कृमि हो जाएगी, नारू रोग हो जाएगा, ये बच्चों में पाया जाएगा। इनका नाम ही याद कर लेना दोस्तों, काफ़ी हो जाएगा हमारे लिए। अगर फाइल से देखेंगे तो फाइल हो जाएगा फाइलेरिया, फाइल से फाइलेरिया, फाइलेरिया रोग। फाइलेरिया को देख लेते हैं, फाइलेरिया क्या होता है, इसको कहते हैं हाथी पांव, हाथी पांव, हाथी पांव यानी पैर सूज के हाथियों की तरह हो जाते हैं, हाथी के पैरों की तरह हो जाते हैं, बहुत मोटे मोटे पैर हो जाते हैं, बीमारी होती है फाइलेरिया, हाथी पांव कहते हैं इसको। और क्या होता है इसका, एलिफेंटियसिस, इस कृमि से होता है एलिफेंटियसिस, हाथी पांव, पैर सूज के हाथी के पांव की तरह हो जाते हैं मोटे मोटे से, तो क्या होता है, हाथी पांव कहते हैं। अगला हम बात करेंगे तो जो इसमें होता क्या है, जो पैरों की जो लसिका ग्रंथि होती है वो सूज जाती है, सूज के बहुत मोटी मोटी सी हो जाती है, और उसका वाहक माना जाता है जो मादा क्यूलेक्स मच्छर होती है, मादा क्यूलेक्स मच्छर वो। तो क्या होता है इसमें, जो पैर की जो लसिका ग्रंथि होती है, पैर की लसिका ग्रंथि में क्या आ जाती है, सूजन, वाहक कह देते हैं, वेक्टर वाहक। तो ये किसके कारण होता है, जो मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर, इसके काटने से क्या हो जाता है, हाथी पांव, फाइलेरिया हो जाता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं इसका रोगजनक हो जाएगा, रोगजनक, इसका रोगजनक हो जाएगा, वाहक तो देख लिया, एक रोगजनक हो जाएगा बुचेलेरिया, बुचेरिया फ्रैंकोफटाई। दोस्तों कैसे कैसे नाम है दोस्तों, देखो सुने भी नहीं होंगे, ऐसे ऐसे नाम है, क्या करें, या तो करने पड़ेंगे, मजबूरी है। तो यानी ये देखा हमने फाइलेरिया के बारे में, हाथी पांव, एलिफेंटियसिस भी कहते हैं इसको, पैर की लसिका ग्रंथि में क्या आ जाती है, सूजन हो जाती है, ठीक है। वाहक हो जाएगा मादा क्यूलेक्स मच्छर, रोगजनक बुचेरिया फ्रैंकोफटाई, ये हो जाएगा फाइलेरिया। अगर देखें एंटी से देखें, इसका हो जाएगा एंटीरोबियसिस, ये रोग हो जाएगा एंटीरोबियसिस, इसे चूना रोग भी कहते हैं, चूना रोग, एंटीरोबियसिस चूना रोग। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो चूना रोग होता है ना, एंटीरोबियसिस चूना रोग, इसमें क्या होता है, जो गुदा द्वार यानी जो एनल ट्रैक होता है उसमें क्या खुजली होने लग जाती है, बच्चों में भी ये अधिकतर पाया जाता है। जो गुदा द्वार होता है, एनल देखा होगा, तो उसमें क्या होती है, खुजली होने लग जाती है। तो ये होता है कौन सा, एंटीरोबियसिस चूना रोग भी कहते हैं, ठीक है।
लिख लेना। इसमें क्या होता है, गूदा द्वार में खुजली, गूदा द्वार, इसको एनल भी कहते हैं, एनल, एनल, इसमें क्या होती है, खुजली, खुजली हो जाती है, खुजली होने लग जाती है, गूदा द्वार में क्या होने लग जाती है, खुजली हो जाती है। तो ये हो जाएगा एंटीरोबियसिस, चूना रोग हो जाएगा। एक्सीलेंट से देखेंगे तो ये हो जाता है, एक्सीलेंट से हो जाएगा, एक्स से हो जाता है एक्सीरियसिस, एस्कीरियसिस, एस्कीरियसिस, एस्कीरियसिस रोग हो जाएगा। और ये किसके कारण होता है, एस्केरेस के कारण होता है, एस्केरेस, एस्केरेस, स्केरेस, स्केरेस से कारण हो जाएगा एस्केरियसिस, ठीक है, स्केरिस, ऐसे लिखना, एस्केरिस, एस्केरिस के कारण हो जाएगा एस्केरियसिस। तो ये हमने देखा कृमि जनित रोग। दोस्तों इसमें इतना डिटेल मत जाना, इसके नाम ही याद कर लेना, रोगों के, डिसीज़ के नाम याद कर लेना, वो बहुत बड़ी बात होगी। तो हमने जो कृमि जनित रोग है उसको एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ा, टीना की फाइल, एंटी एक्सीलेंट, हमने टीना से देखा टीनियसिस, फाइलेरिया, एंटीरोबियसिस, एस्केरियसिस। तो इतने रोग थे हमारे कृमि जनित, और हमारा जितना भी जीवाणु जनित रोग था वो आज कंप्लीट हो गया। कल की नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जितने भी आनुवंशिक रोग हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया और जो अन्य रोग होने वाले हैं उनको हम कवर करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कृपया करके लाइक ज़रूर दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।